यह वह बड़ा फायदा था जो रूस के पास हमेशा माना जाता था। लगभग असीमित मात्रा में जनशक्ति यूक्रेन को पंगु बना देगी। इससे फर्क नहीं पड़ता था कि यूक्रेन कितनी जोर से लड़ेगा, रूस के लिए जनशक्ति और हथियार ही जीत दिलाएंगे, जैसे हमेशा होता आया है। और पुतिन यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके सैनिकों की जेब में अनगिनत अरबों डॉलर पहुंचे। लेकिन रूसी सेना में कुछ बड़ा टूट गया है। पैसा अब बेअसर है, क्योंकि संभावित रूसी सैनिक बड़ी तादाद में पुतिन से किनारा कर रहे हैं। रूस का आखिरी फायदा भी चला गया है। अब जनशक्ति भी कह रही है, बस अब और नहीं। इसी बीच यूक्रेन अपना फायदा बढ़ा रहा है, क्योंकि पुतिन के तरीकों से लाभ घट रहा है। ये पुतिन के युद्ध का तात्कालिक पतन है। ये सब कुछ अलग हो सकता था। रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया, पुतिन को भरोसा था कि उनके देश के पास अपने से कहीं छोटे देश यूक्रेन को हराने के लिए सब कुछ है। यहाँ तक कि जब विशेष सैन्य अभियान नाकाम हुआ और तेज जीत की जगह युद्ध लंबा चला, तब भी पुतिन को पूरा भरोसा रहा होगा। और क्यों न हो, जनसंख्या और रूस का युद्ध के प्रति रवैया उनके पक्ष में था। संख्याएं वही बता रही थी जो पुतिन को जानना था। यूक्रेन की आबादी लगभग 40 मिलियन है। रूस की आबादी 143 मिलियन से भी ज्यादा है। लोगों की संख्या का 3 गुना से भी ज्यादा होना ही वो बात थी जो पुतिन और उसके साथियों के लिए काफी थी। यूक्रेन रक्षा कर भी लेता, फिर भी रूस को लगता था कि जीत की कुंजी यही असमानता थी। यह सिर्फ लोगों की बात नहीं थी, रूसी युद्ध का तरीका जीत तय करता था। पुतिन को परवाह नहीं थी कि उनके मकसद के लिए 14.3 करोड़ में से कितने लोग मरे। सेना के लिए बलिदान देना ही रूसी तरीका है। जैसा कि अक्टूबर 2023 में बातचीत में कहा गया था, आत्म बलिदान रूसी सांस्कृतिक मिथकों का हिस्सा है। इस मीडिया संस्थान के अनुसार रूस, खासकर पुतिन और क्रेमलिन में बैठे उसके साथियों के लिए एक सैनिक की मौत कोई त्रासदी नहीं, बल्कि जीत की ओर खून से सनी राह पर एक कदम है। कुछ सैनिक जो पुतिन के मकसद के लिए मारे गए, उनकी प्रेरणा गर्व थी। वे युद्ध में भले ही गिर जाएं, लेकिन उनका बलिदान उस सामूहिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए था जिसे पुतिन ने हासिल करने का संकल्प लिया था। माना जाता था कि यह बढ़त काफी होगी, लेकिन 4 साल और 13.8 लाख से अधिक हताहतों के बाद अब सांस्कृतिक मानदंड और वह इंसानी चारा जिससे रूस का युद्ध चलना था, अब काम नहीं आ रहा है। वह अक्षय युद्ध जिसे पुतिन ने जीतने की सोची थी, अब उलट गई है। और जनशक्ति का जो लाभ रूस के पास यूक्रेन के मुकाबले आखिरी असली चीज थी, वह भी अब खत्म हो गया है। गलत मत समझिए, रूस के पास अभी भी कई लोग हैं। पुतिन की समस्या है कि अब लोग उसके लिए नहीं लड़ना चाहते। और जैसे जैसे हम 2026 में और आगे बढ़ रहे हैं, एक रुझान उभर रहा है, खासकर रूसी सैन्य भर्ती में, जो हमें दिखाता है कि एक समस्या जिसे पुतिन ने कभी होने की कल्पना भी नहीं की थी, अब उसके सामने आ रही है। 14 जून की एक रिपोर्ट में CNN कहता है कि रूस की जनशक्ति की बढ़त अब कम होने लगी है, और वह रूस की स्वयंसेवी भर्ती दरों को मुख्य सबूत के रूप में बताता है, जो यह दिखाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक पल के लिए खुद को रूसी नागरिक मानिए। सड़क पर चलते समय आपको ऐसे बिलबोर्ड्स दिखते हैं जो रूस के लिए हीरो बनने और आत्म बलिदान के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपकी संस्कृति में है। और आप जो दबाव महसूस कर रहे हैं, उसे बढ़ाने के लिए यह सिर्फ आपके दिमाग में भरा जा रहा प्रचार नहीं है। रूस की तरफ से अब तक का सबसे लुभावना लालच सामने रखा गया है। $80,000 तक के भारी साइनिंग बोनस, जो कि एक औसत रूसी की सालाना कमाई से 4 गुना से भी ज्यादा है, आपके सामने लटकाए जा रहे हैं। यह बड़ी सैलरी ऑफर हो रही है, और रूसी सेना दसियों हजार डॉलर की कर्ज राहत देने को कह रही है। आपको बस इतना करना है कि जहां कहा जाए, बस वहां अपने हस्ताक्षर कर दे। सिर्फ 1 या 2 साल पहले यह रणनीति रूस के लिए अच्छी तरह से काम कर रही थी। लोगों को यूक्रेन पर जीत का भरोसा था, इसलिए वे साइन अप कर पैसे कमाते और बड़ी संख्या में रूसी सेना में शामिल होते थे। 2026 में प्रचार और पैसे की रणनीति अब पहले जैसी कारगर नहीं रही। 10 जून को नोवाया गजेता ने खुलासा किया कि रूस ने 2026 के पहले 3 महीनों में 71,200 नए अनुबंधित सैनिकों की भर्ती की। यह संख्या काफी अधिक है, लेकिन पिछले 3 सालों की पहली तिमाही में यह सबसे कम है, और 2025 में भर्ती 89,600 सैनिकों से
करीब 20,000 कम हैं। यही रूस की नई जनशक्ति की समस्या है। मसला ये नहीं है कि लोग मौजूद नहीं हैं, बल्कि ये है कि रूसी लोग अब उस युद्ध की कठोरता और क्रूरता को समझने लगे हैं जिसे पुतिन ने शुरू किया था। जो पहले अपरिहार्य था अब अंतहीन लगता है, और भर्ती होने पर विचार कर रहे लोग जानते हैं कि वे अब युद्ध जीतने के लिए भर्ती नहीं हो रहे, वे मरने के लिए भर्ती हो रहे हैं। और क्रेमलिन का पैसा अब उन हजारों पुरुषों के लिए काफी नहीं जो यूक्रेन में ड्रोन से भरे उस भयावह मंजर का सामना नहीं करना चाहते। सिर्फ भर्ती में कमी से रूस की जनशक्ति बढ़त खत्म होने का प्रमाण नहीं मिलता। 71,200 नए सैनिक यूक्रेन के कत्लखाने में झोंकने के लिए अब भी बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन भर्ती की संख्या में गिरावट के पीछे एक और भी बड़ी समस्या छुपी है, जो रूस के लिए जनशक्ति की चुनौतियों को और बढ़ा देती है, जिनका सामना करने की उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। पुतिन के पिट्ठू इतनी तेजी से मारे जा रहे हैं कि रूस उन्हें बदल नहीं पा रहा। रूस का लोगों को लड़ने के लिए पैसे देना, बजाय इसके कि उन्हें किसी ऐसे तर्क से मजबूर किया जाए जिससे यूक्रेन में जाना सार्थक लगे, पहले से ही एक समस्या थी। लेकिन जब इसे यूक्रेन के पहले से कहीं अधिक प्रभावी मारक मशीन बनने के साथ जोड़ दिया जाए तो यह पुतिन और उनकी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक आपदा है। आइए एक पल के लिए उन 71,200 भर्ती किए गए सैनिकों के आंकड़े पर फिर से नजर डालते हैं। ये आंकड़ा जनवरी से मार्च 2026 के बीच की अवधि को कवर करता है। 3 महीनों में रूस के नुकसान 89,000 थे, यूनाइटेड 24 मीडिया ने रिपोर्ट किया। आप यहां पहले ही समस्या देख सकते हैं। 2026 की पहली तिमाही में रूस की कमी 17,800 है, या औसतन लगभग 5,933 प्रति माह। 2026 की पहली तिमाही में हर महीने रूस की सेना में पिछले महीने की तुलना में कुछ हजार सैनिक कम हुए। 2026 की दूसरी तिमाही भी रूस के लिए बेहतर नहीं है। अप्रैल में पुतिन ने और 35,000 सैनिक खो दिए, और मई भी पीछे नहीं रहा क्योंकि उसमें भी 30,000 और हताहत दर्ज किए गए। दोनों आंकड़े जोड़ने पर 65,000 मिलता है, जो 2026 की पहली तिमाही में रूस द्वारा भर्ती अनुबंधित सैनिकों से सिर्फ 6,200 कम है। जून का बाकी हिस्सा अभी शेष है। अगर एक और 30,000 से ज्यादा हताहत हुए तो रूस की दूसरी तिमाही में कुल नुकसान लगभग 1 लाख होगा। फिर भी वो भर्ती की समस्याएं नहीं सुलझा सका। ये कमी और भी बढ़ती ही जाएगी, और जो जनशक्ति में बढ़त पहले ही घट रहा है वह आखिर में पूरी तरह खत्म हो जाएगा। रूस उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है जिसमें वो खुद फंस गया है। 10 जून की एक रिपोर्ट यूए न्यूज से पता चलता है कि रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और पुतिन के पसंदीदा प्रवक्ताओं में से एक दिमित्री मेदवेदेव ने 30 अप्रैल को दावा किया था कि रूस की भर्ती 1,27,000 नए अनुबंधों तक पहुंच गई है, जो प्रति माह 30,000 से अधिक नए सैनिक है, और यह रूस की हानि दर के साथ लगभग बराबर है। हालांकि आउटलेट द्वारा प्राप्त क्षेत्रीय आंकड़ों के अनुसार मेदवेदेव के आंकड़ों और क्षेत्रीय आंकड़ों में 10% का अंतर है। यूए न्यूज के मुताबिक अप्रैल के अंत तक रूस की भर्ती लगभग 1 लाख थी। अप्रैल में खोए गए 35,000 सैनिकों को 2026 की पहली तिमाही के 89,000 हताहतों में जोड़ें तो कुल संख्या 1,24,000 हो जाती है, जो साल के पहले 4 महीनों में 24,000 सैनिकों की कमी दर्शाती है। रूस की समस्या को नाइजेल गोल्ड डेविस ने संक्षेप में बताया, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज में रूस और यूरेशिया के वरिष्ठ फेलो है। रूबल जंग नहीं लड़ते, वे CNN को बताते हैं। दूसरे शब्दों में, रूस अपने सैनिकों को लड़ने के लिए पैसे दे रहा है, बजाय इसके कि उन्हें ऐसे लक्ष्य से प्रेरित करे जिसमें वे सच में विश्वास करते हों कि वह रूस की मदद करेगा, या फिर देशव्यापी लामबंदी के जरिए उन्हें जबरन लड़ने के लिए मजबूर करे। अगर किसी देश का सैन्य दर्शन बड़े हित के लिए आत्म बलिदान पर आधारित हो तो सैनिकों को आपके दिए जाने वाले वेतन के अलावा लड़ने की कोई वजह न देना आखिरकार पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण के लिए तबाही साबित होगा। पुतिन हर कीमत पर लामबंदी से बचना चाहते हैं। वो जानते हैं कि जो लड़ाई उन्होंने शुरू की थी उसे उन लोगों पर थोपना जो उस युद्ध को पहले ही कई सालों से झेल चुके हैं, जो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाना था, रूस के उनके रक्षक की छवि के लिए बड़ा झटका होगा। इसलिए क्रेमलिन और हताश रणनीति अपनाता है। अगर वह रूस में स्वयंसेवक नहीं जुटा सका तो वह उन्हें जेलों, शराबियों की हिरासत कोठरियों
और विदेशों से लाएगा। अटलांटिक काउंसिल का कहना है कि क्रेमलिन का 2026 में रूसी सेना के लिए कम से कम 18,500 विदेशियों की भर्ती करने का लक्ष्य है। ये आधे महीने के नुकसान की भरपाई करता है और दिखाता है कि क्रेमलिन समझता है कि अब उसके पास सबसे अच्छा यही रास्ता है कि वह उन्हीं लोगों को बड़े प्रलोभन दे जिन्होंने 4 साल से अपने देश को पुतिन की सैन्य रणनीति से टूटते नहीं देखा। लेकिन इनमें से कोई भी बात रूस की जनशक्ति की बढ़त के कम होने की मुख्य समस्या का समाधान नहीं करती। लेकिन पुतिन के लिए यह और बड़ी समस्या है। जिस तरह यह जनशक्ति की समस्या युद्ध के मैदान पर जितनी नुकसानदेह है, उससे भी अहम यह है कि यह रूस के भीतर नुकसान पहुंचा रही है, वही रूस के लिए भारी पड़ेगा। लेकिन इससे गहराई में जाने से पहले यह है द मिलिट्री शो। ऐसी और भी बहुत सारी जानकारियां आपको यहां मिलेंगी। तो अगर आपको हमारे चैनल से मिल रही जानकारी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें। गोल डेविस के अनुसार रूसी सेना की भर्ती की समस्याएं अब रूस के घरेलू व्यवसायों में भी नजर आ रही हैं। केवल मोर्चे के लिए ही लोग कम नहीं हो रहे। वे कहते हैं कि रूस में लोगों को नौकरी पर रखने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। यह उन लोगों के लिए हैरानी की बात नहीं है जो रूसी केंद्रीय बैंक प्रमुख की रूस की श्रम समस्याओं पर कही बातों को ट्रैक कर रहे हैं। अप्रैल के अंत में एल्वीरा नाबुलिना ने कहा कि पुतिन के आक्रमण के बाद रूस का श्रम भंडार करीब 2.5 मिलियन श्रमिक घट गया है। इसमें से आधे से थोड़ा अधिक की वजह यूक्रेन में हुए हताहत है, जबकि सैकड़ों हजार और लोग सेना में सेवा कर रहे हैं या रूस से भाग रहे हैं ताकि यूक्रेन के ड्रोन से बच सके। रूस इसे ऐसे दिखाता है कि वहां बेरोजगारी कम है, जो सही है, लेकिन इसका असली मतलब है कि रूस का आरक्षित कार्यबल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यूरोमैदान प्रेस के अनुसार रूस की रोस्टेट एजेंसी का कहना है कि 2026 के अंत तक देश की कार्यबल 1.4 मिलियन और घटेगी, जिससे पहले से ही श्रमिकों की कमी वाले श्रम बाजार पर दबाव बढ़ेगा। इस समस्या को और बढ़ा रहा है कि रक्षा उद्योग, जिसमें पुतिन ने अपनी सारी उम्मीदें लगा दी है, अब संघर्ष कर रहा है। वह उद्योग लगभग पूरी क्षमता पर काम कर रहा है। रूस चाहता है कि वह उद्योग और बढ़े, लेकिन आंतरिक श्रमिकों की कमी और यह जरूरी है कि कुछ लोग उन उद्योगों में भी काम करें जो पुतिन के युद्ध को समर्थन देने वाले उद्योगों के अलावा है। इसलिए जो हम अभी देख रहे हैं उससे ज्यादा कुछ खास होने वाला नहीं है। इस उद्योग में मंदी के संकेत अक्टूबर 2025 में ही दिखने लगे थे। उसी समय मॉस्को टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि सितंबर 2025 में तैयार धातु उत्पादों का उत्पादन पिछले साल की तुलना में 1.6% गिर गया था। इस क्षेत्र में वृद्धि 2023 में 26.4% और 2024 में 31.6% रही थी, ऐसा उस समाचार पत्र का कहना है। रूस के अन्य परिवहन उपकरण क्षेत्र जैसे टैंक और बख्तरबंद वाहनों में भी यही देखा गया। वह क्षेत्र साल दर साल बढ़ रहा था, लेकिन सितंबर में बढ़ोतरी सिर्फ 6% रही, जबकि पिछले महीने 61.2% थी। ऐसा लगता है कि अब स्थिरता आ गई है। CNN के मुताबिक रूस के रक्षा उद्योग की हालत में अब तक खास सुधार नहीं हुआ। आउटलेट के अनुसार फैक्ट्रियां पहले ही 24 घंटे 7 दिन चल रही है, इसलिए रूस तब तक ज्यादा नहीं कर सकता जब तक वह और फैक्ट्रियां न बनाए जो यूक्रेन के लिए और निशाने बनेंगी और उनमें अधिक मजदूर न लगाए। रूस के रक्षा उद्योग के पास वैसे भी ज्यादा मजदूर बचे नहीं हैं जिन्हें वह और शामिल कर सके। याद रखिए, वहां एक श्रमिक संकट है जिसकी वजह से उन बढ़ती हुई इंडस्ट्रीज पर भी ब्रेक लगाना पड़ रहा है जिनमें अरबों डॉलर लगाए जा रहे हैं। इस घरेलू संकट का रूस का बड़ा हल क्या है? वही जो उसने अपनी सेना के लिए निकाला था, और विदेशियों को बुलाओ ताकि वे वो काम करें जो रूसी पुरुष घायल या मारे जाने से नहीं कर पा रहे। यूक्रेन में अपूरणीय नुकसान और 2 सदियों में सबसे कम जन्म दर के चलते रूस अपने श्रमिक संकट का हल विदेशों में खोज रहा है। कार्नेगी एंडोमेंट के अनुसार रूस को 2030 तक 10.9 मिलियन नए श्रमिक चाहिए, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वे कहां से आएंगे। मध्य एशिया के पूर्व सोवियत देशों से श्रमिक प्रवास ने कुछ मदद की है, लेकिन यह पूरी तरह समस्या नहीं सुलझा सकता। एंडोमेंट के अनुसार रूस भारत और अफ्रीका से श्रमिक बुलाकर संकट सुलझाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ये प्रवासन आधारित उपाय सिर्फ अस्थायी समाधान है, समस्या बनी रहेगी। रूस जितने अधिक प्रवासी श्रमिकों को अपनाता है, उसकी राष्ट्रीय पहचान कमजोर होती जा रही है, जो उस हर बात के लिए जरूरी है जिसे पुतिन यूक्रेन में करने का दावा करते हैं।
पुतिन मानते हैं कि यूक्रेनी और रूसी एक ही लोग हैं और इसी तर्क से आक्रमण को सही ठहराते हैं। लेकिन जैसे ही हम बात कर रहे हैं, पुतिन की नीतियां एक जनसांख्यिकीय संकट को और भी गंभीर बना रही हैं, जिसे उसी युद्ध ने पहले ही तेज कर दिया है जो यूक्रेन और रूस को एकजुट करने के लिए शुरू किया गया था। और पुतिन जिन सभी बलिदानों के लिए रूस को मजबूर कर रहे हैं, उनके बदले में रूस के पास दिखाने के लिए क्या है? 2026 में जवाब है बहुत ज्यादा नहीं। इतनी मौतों और बलिदानों के बावजूद रूस ने यूक्रेन में इस साल या पुतिन के आक्रमण के बाद से कोई खास प्रगति नहीं की है। 12 जून को यूनाइटेड 24 मीडिया ने बताया कि एस्टोनियाई खुफिया एजेंसी के अनुसार रूस 4 साल से ज्यादा की लड़ाई के बाद भी कोई रणनीतिक लक्ष्य हासिल नहीं कर सका, जिससे पुतिन का विशेष सैन्य अभियान विफल साबित हुआ। कीव नहीं गिरा है और न ही डॉनबास। और जैसे ही यूक्रेन जवाबी हमला करता है, डॉनबास क्षेत्र में रूस जो बढ़त बना रहा है वो भी उतनी ठोस नहीं दिख रही जितनी दिखनी चाहिए थी। एस्टोनिया का कहना है कि यूक्रेन के मध्यम दूरी के ड्रोन अब 300 किलोमीटर दूर फ्रंट लाइन के पीछे हमला कर सकते हैं। रूसी लॉजिस्टिक्स पर भारी असर पड़ा है और पुतिन के सैनिकों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है। हालांकि रूस के नेता हमलों का आदेश दे रहे हैं। ये सब रूस के सामने खड़ी जनशक्ति संकट को और बढ़ा देता है, क्योंकि बिना पर्याप्त समर्थन और आपूर्ति के जबरन लड़ाई में भेजे जा रहे सैनिक यूक्रेन के ड्रोन के कारण तेजी से मारे जा रहे हैं। और जहां तक रूस की उपलब्धियों की बात है तो 2026 में वे ज्यादा खास नहीं रही है। फ्रांस 24 की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने अप्रैल मई में जितनी जमीन जीती उससे ज्यादा खो दी, जो किसी आक्रमणकारी सेना से उम्मीद की जाने वाली चीज के ठीक उलट है। तुम्हें ज्यादा जमीन पर कब्जा करना चाहिए था पुतिन, लेकिन रूस अपनी चुराई हुई जमीन भी खो रहा है और उसके सैनिक इतनी तेजी से मर रहे हैं कि पुतिन को जो जनशक्ति की बढ़त लगती थी वो भी अब खत्म होती जा रही है, जिससे वह युद्ध जीतने की सोच रहे थे। तो पुतिन के सामने एक गंभीर उलझन खड़ी हो गई है। रूस के पास अब उतने सैनिक नहीं बचे हैं जितने उसकी लड़ाई को उस तरीके से लड़ने के लिए चाहिए जैसा कि रूस के नेता चाहते हैं। पुतिन का इस समस्या का हल क्या है? रूसी सेना विस्तार का आदेश देना। 13 जून को कीव पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि पुतिन ने एक नया आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे रूसी सशस्त्र बलों में अधिकृत कर्मियों की संख्या लगभग 10,000 लोगों की बढ़ोतरी होगी। पिछले 4 महीनों में पुतिन का यह दूसरा स्टाफ विस्तार है, जिससे रूस की सेना की कुल संख्या करीब 24 लाख हो गई है, जिनमें 15 लाख सक्रिय हैं। 10,000 सैनिकों की संख्या भले ही बड़ी न लगे, लेकिन 2026 में यह दूसरा विस्तार आदेश दिखाता है कि पुतिन सच्चाई नहीं मान रहे। भर्ती स्तर रूस के अनुमान तक नहीं पहुंच पा रहे और यूक्रेन रूस को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए पुतिन की प्रतिक्रिया है कि और सैनिक लाए जाएं, लेकिन ये सैनिक कहां से आएंगे कोई नहीं जानता। ऐसा लगता है कि पुतिन ने इतनी दूर तक सोचा ही नहीं है। और अब कह सकते हैं कि यही पुतिन की समस्या रही है जब से उन्होंने अपना युद्ध शुरू किया है। उन्होंने नहीं सोचा था कि यूक्रेन शुरुआती हफ्तों में इतनी मजबूत रक्षा करेगा। पुतिन ने नहीं सोचा था कि पश्चिम यूक्रेन का समर्थन करेगा या यूक्रेन ड्रोन से युद्ध के नियम बदल देगा। उन्होंने निश्चित रूप से यह सोचने के लिए कभी नहीं रुके कि शायद, सिर्फ शायद, अपनी जंग में 1.38 मिलियन लोगों की बलि देना और यह संख्या बढ़ती जाना रूस की सेना और उसकी अर्थव्यवस्था के लिए समस्याएं पैदा करेगा। पुतिन ने इनमें से किसी भी चीज को आते हुए नहीं देखा। उन्होंने रूस को आंख बंद करके ऐसे संकट में धकेल दिया जिससे अब कोई बचाव नहीं है। रूस की जनशक्ति की समस्या बेहतर नहीं होने वाली है। पुतिन को बचाने अचानक भीड़ नहीं आएगी। जहां तक यूक्रेन की बात है, वह अपनी बढ़त यानी नवाचार पर और भी ज्यादा भरोसा कर रहा है। यूक्रेन के घातक ड्रोन से रूस की बढ़त पलट गई है। यूक्रेन ने सिर्फ उत्पादन में महारत नहीं पाई, लेकिन कम दूरी के FPV ड्रोन, डीप स्ट्राइक ड्रोन और मिडिल रेंज ड्रोन का बड़ा भंडार बनाना जरूरी है। यूक्रेन ने रूस की बढ़त पार करने के लिए रणनीति बदली है। रूस को हर महीने 30,000 से ज्यादा हताहत होते हैं, जिनमें अधिकतर FPV ड्रोन से है। मिडिल रेंज ड्रोन रूसी पिछले इलाकों को तबाह कर रहे हैं, जिससे मोर्चे पर सैनिक कमजोर पड़ते हैं। डीप स्ट्राइक ड्रोन रूसी युद्ध मशीन को अंदर से तोड़ रहे हैं। हर महीने दर्जनों तेल और सैन्य औद्योगिक ठिकानों को ध्वस्त कर रहे हैं। यूक्रेन पर हमला रूस की जनशक्ति की बढ़त की कहानी बननी थी, लेकिन यूक्रेन ने पूरी कहानी ही बदल दी।
यूक्रेन के ड्रोन इतने खतरनाक हैं कि पुतिन भी मानते हैं रूसी सैनिक उनकी वजह से छिपने की जगह से सिर नहीं निकाल सकते। हवा में उड़ते लोहे ने जनशक्ति को पछाड़ दिया। अब बढ़त यूक्रेन के पास है। रूस की जनशक्ति की बढ़त को लाखों की संख्या में मौजूद ड्रोन सेना ने बेअसर कर दिया है। अब पुतिन के पास कोई विकल्प नहीं है। भर्ती होने वाले लोग पैसे के लालच में ऐसे अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर रहे हैं जिनकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। घरेलू स्तर पर रूस बुरी हालत में है क्योंकि उसे आर्थिक समस्याओं, श्रमिकों की कमी और एक ऐसी रक्षा उद्योग का सामना करना पड़ रहा है जो अब ठहराव पर है। पुतिन अब सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि वे उस सेना के विस्तार का आदेश दें जो पहले से ही अपनी सीमा पर पहुंच चुकी है। रूस का अंतिम लाभ भी खत्म हो गया। पुतिन के लिए सब कुछ खत्म हो चुका है, बस उन्हें अभी इसका एहसास नहीं है। इन जनशक्ति समस्याओं का असर अभी यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में दिख रहा है। रूस को ऐतिहासिक नुकसान हो रहे हैं और रिकॉर्ड टूट रहे हैं क्योंकि यूक्रेन पुतिन की कमजोर सेना का फायदा उठाकर पहले से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। मॉस्को का वसंत आक्रमण असफल हो चुका है। अभी उसका ग्रीष्मकालीन आक्रमण भी टूट रहा है। जानिए क्यों? हमारा वीडियो देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। हम यूक्रेन के हाथों रूस के पतन की दिशा पर नजर रख रहे हैं। धन्यवाद।